वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्रिट्टा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सिद्धार्थ नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है। फिलहाल बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है जिसकी वजह से सिद्धार्थ बहुत डरते रहता है। बिजलियों की आवाज से, वो अंधेरी परछाइयों से। डर के मारे जब वो बच्चा कमरे से बाहर जाता है तो तभी पानी में गिर जाता है, शायद स्विमिंग पूल में। उस पानी से बाहर आने की बहुत कोशिश करते रहता है लेकिन वो पानी सिद्धार्थ को कहीं पर बहाकर ले जाने लगता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वही सिद्धार्थ को दिखाया जाता है। मतलब बचपन का वो इंसिडेंट इसके लिए एक नाइटमेयर होता है। जब किसी बार में बैठकर दारू पी रहा होता है तो सुष्मिता नाम की एक लड़की लगातार इसको कॉल्स करती रहती है लेकिन सिद्धार्थ उस सुष्मिता का फोन पिक ही नहीं करता। उसके बाद सिद्धार्थ अपने फ्रेंड को कॉल करने लगता है। एक्चुअली इसका फ्रेंड सिद्धार्थ के पास आने वाला होता है लेकिन कुछ काम से ये सिद्धार्थ के पास आ नहीं पाता। और इसी तरह इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि सिद्धार्थ को कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। सिद्धार्थ और उसी तरह से उसका फ्रेंड उसी पैसों की अरेंजमेंट करने में लगे रहते हैं। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ही काम में लगा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ी देर के बाद मैं तुमको अपडेट दूंगा। उसके बाद सिद्धार्थ अपनी कार के जरिए से वापस अपने घर पर जाने लगता है। अब पता नहीं इस बंदे का और गाड़ी का क्या कनेक्शन है। सारी मूवी में ये बंदा अपनी कार को छोड़ता ही नहीं। हर एक सीन में सिद्धार्थ और उसकी गाड़ी नजर आती ही रहती है। रास्ते के दरमियान में सिद्धार्थ का फादर भी सिद्धार्थ को लगातार कॉल्स करते रहता है लेकिन ये अपने फादर का फोन भी पिक नहीं करता। उसी वक्त सिद्धार्थ का फ्रेंड दोबारा सिद्धार्थ को कॉल करके कहने लगता है कि सिद्धार्थ तुमको फटाफट से पुष्पगिरी जाना होगा। मैंने वहाँ पर एक बंदे से बात कर ली है, वो तुमको पैसे दे देगा लेकिन जमीन के पेपर्स गिरवी रखना पड़ेगा। सिद्धार्थ कहने लगता है ठीक है, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम उन लोगों को इन्फॉर्म कर दो और वैसे भी इस समय पर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इसी रास्ते के दरमियान में किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है। वहाँ के कुछ लोग सिद्धार्थ की गाड़ी को रोककर हेल्प मांगने लगते हैं लेकिन फिलहाल सिद्धार्थ तो बहुत ही जरूरी काम से जा रहा होता है, अपनी गाड़ी को नहीं रोकता। और थोड़ी देर के बाद वही सुष्मिता दोबारा सिद्धार्थ को कॉल करती है। सिद्धार्थ इस बार इसका फोन पिक करके पूछने लगता है क्या है। सुष्मिता कहने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कॉल किया और तुम बहुत ही कूल से पूछ रहे हो कि क्या बात है। सिद्धार्थ कहने लगता है कि देखो सुष्मिता, अब मैं फिलहाल बहुत ही जरूरी काम से दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, मुझे इरिटेट मत करो। सुष्मिता पूछने लगती है कि तुमने मेरे बारे में क्या डिसाइड किया। सिद्धार्थ भी कहने लगता है कि मैंने अपना निर्णय तुमको ऑलरेडी बता दिया। एक्चुअली इन दोनों की बातों से ये बात पता चलती है कि पहले ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। मतलब सुष्मिता सिद्धार्थ से बहुत प्यार किया करती भी है। किसी दिन इन दोनों ने ड्रिंक किया था और उसी हालत में इन दोनों ने कांड कर दिया और अब ये सुष्मिता प्रेग्नेंट होती है। सिद्धार्थ से यही बात कहने लगती है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। लेकिन सिद्धार्थ अभी इसके लिए रेडी नहीं होता। सिद्धार्थ ऑलरेडी प्रिया नाम की लड़की से ब्रेकअप हो चुका होता है, इसलिए सिद्धार्थ दोबारा किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। लेकिन सुष्मिता ने यही सोचा कि सिद्धार्थ इससे प्यार कर रहा है, इसके साथ क्लोज होने लगी। सिद्धार्थ उस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहता है लेकिन सुष्मिता नहीं मान रही होती। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होते रहता है। सुष्मिता भी कहने लगती है कि जिस तरह से प्रिया ने तुमको छोड़कर चली गई, मैं उस तरह से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज आई लव यू सिद्धार्थ। इस तरह से फिलहाल फोन काट देती है। उसके बाद सिद्धार्थ अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। मतलब जब सिद्धार्थ प्रिया के साथ रिलेशनशिप में था, ये दोनों बहुत ही खुश थे। इस तरह से कुछ स्वीट मेमोरीज को याद करके बहुत अफसोस करते रहता है। खैर फिलहाल सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए किसी जगह पर आता है। तभी ये ऑब्जर्व करता है कि एक ओमनी वैन इस सिद्धार्थ को ही फॉलो कर रही है। मतलब जब ये बार के पास था उस टाइम से लेते हुए अभी तक ये गाड़ी इसको फॉलो कर रही होती है। रास्ते के दरमियान में सिद्धार्थ अपनी बहन को कॉल करके कहने लगता है कि मैं जरूरी काम से दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, आज रात घर पर नहीं आऊंगा, मॉम डैड को बता दो। उसके बाद सिद्धार्थ दोबारा उसी ओमनी गाड़ी को ऑब्जर्व करने लगता है। वो जिस स्पीड से जा रहा होता है वो गाड़ी भी उसी स्पीड से इसको फॉलो कर रही होती है। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा तेज करते हुए किसी जगह पर अपनी गाड़ी को रुका देता है। वो ओमनी वैन भी उसके पीछे ही रुक जाती है। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी के पास जाने वाला होता है तो वो गाड़ी चुपचाप वहाँ से चली जाती है सिद्धार्थ को ऑब्जर्व करके। उसके बाद सिद्धार्थ दूसरे रूट से पुष्पगिरी पर जाने लगता है। रास्ते के दरमियान में किसी दुकान के पास रुककर सिगरेट्स वगैरह खरीदने लगता है। तभी एक बंदा सिद्धार्थ को कॉल करने लगता है। एक्चुअली लगातार कॉल्स करते रहता है लेकिन सिद्धार्थ अब जाके इसका फोन पिक करता है। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि सिद्धार्थ ने उस बंदे के पास कुछ पैसे लिया लेकिन अभी तक चुकाया नहीं। उसी बंदे को पैसे पे करने की कोशिश में लगा रहता है। कहने लगता है कि भैया आप मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दो। लेकिन वो बंदा सिद्धार्थ को बहुत गालियां देने लगता है और उसी तरह उसके घर में घुसकर इसकी बहन के साथ
गंदी हरकत भी करने की बात करता है। सिद्धार्थ चुप नहीं बैठता, ये भी बहुत गालियां देते हुए गुस्सा करने लगता है कि हम दोनों के बीच पैसों का मामला है, सिर्फ तुम पैसों के बारे में बात करो, मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसो। बंदा सिद्धार्थ को धमकाने लगता है, अगर तुमने मेरे पैसे पे नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर पर चला जाऊंगा, मेरे आदमियों को भेजूंगा। ऑलरेडी अपने आदमियों को सिद्धार्थ के घर पर भेजा होता है, मेरे आदमी तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम जब भी लौटो मेरे पैसे वापस करो। उसके बाद सिद्धार्थ अपनी बहन को फोन करके ही बात पूछने लगता है, क्या घर पर कोई आए थे? इसकी बहन कहने लगती है, हाँ 2 बंदे आए थे, तुम्हारे बारे में पूछा, थोड़ी देर बैठा, मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे, बाद में चले गए। सिद्धार्थ पूछने लगता है, अरे पहले तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? इसकी बहन कहने लगती है, क्या बताती मैं? क्या 2 बंदे आकर मुझ पर लाइन मारे थे, ये बताती मैं तुमको? सिद्धार्थ कहने लगता है कि तुम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, बाहर मत आना मैं आने तक। उसके बाद वो दुकान वाला बंदा सिद्धार्थ से पूछने लगता है कि सर आप इस रास्ते से कहाँ पर जा रहे हो? सिद्धार्थ कहने लगता है कि मैं पुष्पगिरी पर जा रहा हूँ। दुकान वाला बंदा कहने लगता है, अरे सर आप मेन रोड से जा सकते हो ना, ये सुनसान रास्ता है, बीच में एक चेक पोस्ट भी पड़ता है, घाट एरिया है, थोड़ा संभल कर जाना। सिद्धार्थ ये ऑब्जर्व करता है कि 3 बंदे इसको ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोचने लगता है कि शायद ये बंदे उस गुंडे के बंदे तो नहीं जिससे इसने पैसे लिया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब सिद्धार्थ छोटा बच्चा था, शायद ये हॉस्टल में पढ़ा करता था, उस वक्त कुछ बच्चे सिद्धार्थ को बहुत तंग किया करते थे। एक दिन तो अंधेरे कमरे में लॉक कर दिया था इसको, तो वो ट्रोमा, वो डर अभी भी इसके दिमाग में होता है। सिंपल से बात करें तो सिद्धार्थ को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती रहती है, लेकिन इसका फादर हमेशा कोई न कोई बात को लेकर इसको डांटते रहता। सिद्धार्थ ने दूसरे बंदे के पास पैसे उधार लिया, ये बात इसके फादर को भी नहीं बताता। जब सिद्धार्थ अपने घर से बाहर निकल रहा था, उस वक्त इसकी माँ सिद्धार्थ से कहा था, अरे सिद्धू मेरा फोन थोड़ा चेक करो ना, सिम ढंग से काम नहीं कर रही, और इसी तरह तुम जब जब मुझसे कहते रहते हो ना कि तुमको बुरे ख्वाब आते हैं, आज मुझे भी एक बहुत ही अजीब का सपना नजर आया। अब इस बातों के दरमियान में सिद्धार्थ का फादर सिद्धार्थ को डांटते ही रहता है, लेकिन सिद्धार्थ अपने फादर की बातों को इग्नोर कर रहा होता है। और इसी तरह आज सिद्धार्थ के पेरेंट्स कहीं पर बाहर जा रहे होते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर वो सुष्मिता दोबारा सिद्धार्थ को कॉल करके दोबारा इसके डिसीजन के बारे में पूछने लगती है। बहुत देर तक इन दोनों के बीच झगड़ा चलने लगता है। सिद्धार्थ सुष्मिता से ये भी कहने लगता है कि क्या गारंटी है कि वो बच्चा मेरा ही है। यह सुनने के बाद सुष्मिता बहुत दुखी होकर रोते हुए फोन काट देती है कि सिद्धू तुमसे प्यार करने का अच्छा सिला दिया तुमने। बाद में सिद्धार्थ किसी जगह पर गाड़ी रुकाकर सिगरेट पीने लगता है। मतलब पहले से ही एक प्रॉब्लम में फंसा होता है और ऊपर से सुष्मिता की बातें। उसी जगह पर सिद्धार्थ शॉकिंगली उसी ओमनी वैन को देखता है जो थोड़ी देर पहले इसको फॉलो कर रही थी। शॉकिंगली वो अनजान बंदा इस रास्ते पर भी आकर सिद्धार्थ को ऑब्जर्व करते रहता है। जब सिद्धार्थ उस गाड़ी के पास जाने वाला होता है तो तभी उसी रास्ते से पुलिस वाले गुजरने लगते हैं। सिद्धार्थ को देखकर पूछने लगते हैं, क्या आप अकेले यहाँ पर कर क्या रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो? यहाँ पर ज्यादा देर रुकना मना है, फॉरेस्ट एरिया है। इसी दरमियान में वो जो दूसरी गाड़ी होती है ना, वो वहाँ से गुजर जाती है। सिद्धार्थ भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद इसको एक छोटा सा चेक पोस्ट नजर आता है। सो वहाँ का पुलिस वाला भी सिद्धार्थ से कुछ सवालात पूछने लगता है कि आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो? सिद्धार्थ उस पुलिस वाले को भी अपना एक्सप्लेनेशन देकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद एक अननोन नंबर से सिद्धार्थ को कॉल आने लगता है। सिद्धार्थ जब उस कॉल को पिक करता है तो दूसरी तरफ एक लड़की होती है। रोते हुए सिद्धार्थ से कहने लगती है कि सर मेरा और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मैं और मेरा बेटा बेंगलुरु से पुष्पगिरी जा रहे थे, हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। मैंने काफी सारे नंबर्स को ट्राई किया लेकिन आपके नंबर को कनेक्ट हुआ, प्लीज सर आप हमारी मदद करिए। पहले तो सिद्धार्थ उस औरत की बातों पर यकीन नहीं करता। ये सोचने लगता है कि ये कोई प्रैंक कॉल है या तो फिर इसके फ्रेंड्स इसको कॉल करके ऐसा प्रैंक कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहने लगता है, अरे आप एम्बुलेंस या तो फिर पुलिस वालों को कॉल करके मदद मांगिए। वो औरत कहने लगती है कि सर मेरे फोन का डिस्प्ले टोटली खराब हो चुका है, मैंने रैंडमली नंबर को डायल किया, वो नंबर आपको लग गया, प्लीज सर आप हमारी मदद करिए। सिद्धार्थ कहने लगता है, देखिए आप जो भी हो, प्रैंक कॉल के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ। लेकिन वो औरत रोते हुए सिद्धार्थ को समझाने लगती है कि सर ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है, सच में मेरा और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, स्पेशली मेरे बच्चे को बहुत जख्म हुए, आप प्लीज मेरे बच्चे की तो जान बचाइए। बहुत देर के बाद सिद्धार्थ उस औरत की बातों पर भरोसा करने लगता है। उस औरत से कहने लगता है, ठीक है अभी रिसेंटली पीछे एक चेक पोस्ट क्रॉस करके आया हूँ मैं, वहाँ पर जाकर पुलिस को फोन दूंगा मैं, आप अपनी प्रॉब्लम उस पुलिस वालों को बता दीजिए। इस तरह से सिद्धार्थ दोबारा पीछे आता है उस चेक पोस्ट के पास। बार बार दरवाजा खटखटाने पर कोई भी जवाब ही नहीं देता। मतलब वो पुलिस वाला
वाला यहाँ पर मौजूद नहीं होता। सिद्धार्थ उस औरत से कहने लगता है कि सॉरी, अब मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मुझे लेट हो रहा है, मैं पहुँचने के बाद वहाँ के पुलिस वालों को इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन वो औरत बहुत फूट फूट के रोने लगती है कि प्लीज सर, आप मेरी बेटी की जान बचाइए, वो बेहोश पड़ा है, उसका खून भी बहुत बह चुका है, मैं किस तरफ जाऊँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा है। सिद्धार्थ कहने लगता है ठीक है, आप घबराइए मत, मैं एम्बुलेंस वालों को फोन करता हूँ। इस तरह से एम्बुलेंस वालों को फोन करके उस रूट से आने के लिए कहता है। अब ये बेंगलुरु से पुष्पगिरी जा रहा होता है। उस औरत का एक्सीडेंट उसी किसी घाट एरिया पर हुआ होता है। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर सिद्धार्थ को कॉल करने लगता है। सिद्धार्थ यही कहने लगता है कि मुझे भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पुष्पगिरी से बेंगलुरु आते वक्त उस औरत का एक्सीडेंट हुआ उसी किसी घाट एरिया में, आप लोग थोड़ा रास्ते में ऑब्जर्व करते आना। इस तरह से उस औरत का फोन होल्ड में रखकर एम्बुलेंस वालों से बात करते रहता है। कभी एम्बुलेंस वालों का फोन होल्ड रखकर उस औरत से बात करते रहता है। इसी दरमियान में सिद्धार्थ भी सारी एरिया की चेकिंग करते रहता है। एम्बुलेंस वाले सायरन बजाते हुए गुजरते रहते हैं। सिद्धार्थ उस औरत से पूछने लगता है कि जब भी आपको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देगी तो मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं एम्बुलेंस ड्राइवर को बता दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो औरत कहने लगती है कि सर हाँ, मुझे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो एम्बुलेंस थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। सिद्धार्थ दोबारा उस एम्बुलेंस ड्राइवर से कहने लगता है कि आप थोड़ा पीछे आइए, उसी किसी खाई में आप थोड़ा सर्च करिए। एम्बुलेंस के वो दो बंदे अपनी गाड़ी से उतरकर इधर उधर चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी इनको कुछ भी नजर ही नहीं आता। मतलब इस रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ ऐसे कुछ भी एविडेंस नहीं होता। सिद्धार्थ कहने लगता है कि आप एक बार अच्छे से चेक करिए, एक छोटी सी खाई है, उसी खाई के अंदर वो औरत बता रही थी। एम्बुलेंस ड्राइवर कहने लगता है हाँ सर, यहाँ पर तो एक छोटी सी खाई है, अंदर जाने के लिए दो लोग काफी नहीं है, मैं और आदमियों को लेकर आता हूँ। इस तरह से वो एम्बुलेंस वाला बंदा एम्बुलेंस लेकर वापस चला जाता है आदमियों को लाने के लिए। उसके बाद उस औरत का फोन भी अचानक से कट हो जाता है और जब सिद्धार्थ जा रहा होता है तो दोबारा इसको वही ओमनी वैन नजर आती है जिसको फॉलो कर रही थी। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हुए उस गाड़ी को स्पेस ही नहीं देता। इस तरह से थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच चेसिंग वगैरह होती रहती है। इसी दरमियान में वो दूसरी गाड़ी सिद्धार्थ की गाड़ी को ठोक देती है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की गाड़ी खाई में गिर जाती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। सिद्धार्थ और प्रिया का ब्रेकअप होने के बाद एक दिन प्रिया सिद्धार्थ को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। जब सिद्धार्थ वहाँ पर जाता है तो इसके हाथ में शादी का कार्ड थमा देती है कि तुम जानते हो ना कि हम दोनों के बीच ढंग से वर्कआउट नहीं हुआ। सच में हम दोनों ने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। मैं आशा करती हूँ कि फ्यूचर में तुमसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में सिद्धार्थ बहुत दुखी होने लगता है कि प्रिया ने इसको छोड़ दिया। इसकी वजह से ये डिप्रेशन में चला जाता है। अपनी गाड़ी में बैठकर ही गांजा फूकने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है। प्रेजेंट डे पर जब सिद्धार्थ होश में आता है तो ये बहुत ही जख्मी हो चुका होता है। पता नहीं इसकी गाड़ी जंगल के कौन से इलाके में गिरी होती है। अपनी गाड़ी से ढंग से हिल भी नहीं पाता, मतलब पैर गाड़ी में ही फंस के रह जाता है। बहुत ही मुश्किल से अपना फोन हासिल करके 100 और 108 को डायल करने लगता है, लेकिन इसके फोन में नेटवर्क ही मौजूद नहीं होता। देखते देखते रात हो जाती है, गाड़ी में फंसा रहता है। बारिश होने की वजह से बारिश का पानी थोड़ा सा पीने लगता है। दूसरे दिन सुबह होने के बाद सिद्धार्थ उस गाड़ी से बाहर निकलता है। जब अपनी गाड़ी की डिक्की ओपन करता है तो बैग में के सारे पैसे बिखरे पड़े होते हैं। फटाफट से सारे पैसों को समेटने लगता है। दोबारा रात होने की वजह से वहीं पर फायर लगाकर बैठा रहता है। अब इस अंधेरे को देखकर इसको दोबारा बचपन का ट्रॉमा याद आने लगता है। बहुत डरते रहता है। दूसरे दिन सुबह होने के बाद सिद्धार्थ अपने बैग्स लेकर उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी दूर आता अपने फोन में नेटवर्क को चेक करने लगता, लेकिन घना जंगल होने की वजह से कहीं पर भी इसको नेटवर्क ही नहीं मिलता। रात होने के बाद किसी जगह पर रुककर रेस्ट लेने लगता है और इसी तरह 3 दिन से खाया नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत ही वीक हो चुका होता है। इसके पास जो लकड़ियाँ होती है वो जल नहीं रही होती, जिसकी वजह से सिद्धार्थ पैसों से आग लगाने लगता है। तभी इसकी अंतरात्मा इसके सामने आकर यही बात पूछने लगती है कि तुम पैसों के लिए इतने दूर भागते रहे, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे है तो उसकी वैल्यू नहीं, केयरलेस की तरह जला रहे हो। सिद्धार्थ कहने लगता है कि इस समय पर जो मुझे लगा मैं वही कर रहा हूँ। उसकी अंतरात्मा कहने लगती है कि सच में पैसा किसी का भी नहीं होता। सारी दुनिया में पैसा ही एक लौती चीज है जो अछूत मानी नहीं जाती। पता नहीं एक नोट कितने हाथों में घूमी होगी। जो लोग जिन लोगों को अछूत मानते हैं उन लोगों से भी पैसे लिया होता है। दुनिया में पैसों की जितनी वैल्यू है उतनी इंसान की भी नहीं, और तुम ऐसे वैल्यूबल चीज को जला रहे हो अपने खुद के लिए। सिद्धार्थ कहने लगता है कि अगर इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा तो जस्ट ए पेपर। एक्चुअली जंगल का इलाका होता है ना, इसके पास जंगली जानवर ना आए इसीलिए आग जला रहा होता है। खैर सुबह होने के बाद दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगता है। जब सिद्धू
जर्नी में था, सुष्मिता ने इसको कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड किया था। उन मैसेजेस को सुनने लगता है। उसकी बातें सुनकर ये बहुत दुखी होने लगता है। मतलब सुष्मिता ने डिसाइड कर लिया कि सिद्धार्थ इसकी जिंदगी में रहे या ना रहे, या अपने बच्चे की परवरिश करेगी। खैर उसके बाद ऐसे ही जंगल में 1-2 दिन गुजर जाते हैं। यह और भी वीक हो जाता है। शॉकिंगली चलते चलते सिद्धार्थ उसी जगह पर पहुंचता है जहां से ये निकला होता है, मतलब अपनी गाड़ी के पास। फाइनली सिद्धार्थ हार मानकर अपनी गाड़ी के पास आकर एक कांच के टुकड़े से अपने हाथ की नस काटने वाला होता है। उसी वक्त सिद्धार्थ को किसी की आवाज सुनाई देती है। मतलब 2 लोग इस जंगल में आकर सिद्धार्थ की तलाश करते रहते हैं। अब सिद्धार्थ के पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो उन लोगों को आवाज दे सके। ऊपर से जोरदार बारिश भी हो रही होती है। वो लोग सिद्धार्थ को देख ही नहीं पाते। चारों तरफ अंधेरा होता है। जब वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, उसी वक्त सिद्धार्थ अपनी गाड़ी के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। तो वो 2 बंदे गाड़ी की आवाज सुनकर फटाफट से सिद्धार्थ के पास आते हैं। उसके बाद जब सिद्धार्थ अपनी आंखें खोलता है तो ये हॉस्पिटल में होता है। इसके पास वो सुष्मिता होती है। सिद्धार्थ कहने लगता है कि मैंने सोचा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन थोड़ी देर पहले वो पैसा मेरा कोई काम का नहीं था। सुष्मिता, मैं तुमको सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो वर्ड भी बहुत ही छोटा है। सच बात यह है कि मैंने जितना प्रिया से प्यार किया किसी को नहीं किया। उसके बाद वो एम्बुलेंस वाला बंदा सिद्धार्थ के पास आता है। कहने लगता है कि सर मैं ही वो एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, मैंने ही आपकी जान बचाई, लेकिन सॉरी सर, आपके साथ जो लेडी थी मैं उनकी जान बचा नहीं पाया। अभी भी वो मिस्ट्री मुझे समझ ही नहीं आई। आपने हमको कॉल करके बताया था ना कि वहाँ पर जाकर चेकिंग करो, तो मैं आदमियों को लाने के लिए गया था। उस टाइम तो सही था वहाँ पर, लेकिन जब वापस लौटा तो सड़क का डिवाइडर टूटा हुआ था। मैं तो शॉक में रह गया था। तो थोड़ी देर पहले वो टूटा नहीं था। तब जाके मैं और कुछ आदमी जंगल के अंदर जाकर ढूंढने लगे। उसी वक्त जोरदार बारिश भी हुई, लेकिन सर लकीली आप नजर आ ही गए। उसके बाद सिद्धार्थ फटाफट से अपना फोन लेकर दोबारा उस औरत के नंबर को डायल करने लगता है। रिंग होते रहता है, लेकिन कोई भी फोन पिक नहीं कर रहा होता। अब उसी हॉस्पिटल में सिद्धार्थ का फादर भी होता है। वो नंबर सिद्धार्थ के फादर के पास होता है। सिद्धार्थ पूछने लगता है कि पापा ये नंबर कहाँ का है, आपके पास कैसे आया। बात यह है कि ये नंबर सिद्धार्थ की माँ का ही होता है। मतलब कल ही सिद्धार्थ की माँ ने नया नंबर लिया था। और एक और बात यह है कि कल सिद्धार्थ के पेरेंट्स कहीं पर जा रहे थे ना, तो सिद्धार्थ की माँ का एक्सीडेंट हो गया था। सिद्धार्थ के फादर ने काफी सारी बार सिद्धार्थ को कॉल किया, लेकिन उसने अपना फोन पिक ही नहीं किया। ये सारी चीजें देखने के बाद सिद्धार्थ को थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती है, मतलब समझ आने लगता है। सिद्धार्थ जब जा रहा था तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो इसकी माँ का ही था। इसकी माँ मरने के बाद भी शायद इसकी माँ की आत्मा सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश कर रही थी, मतलब उस तरफ जाने से रोक रही थी। लेकिन इत्तेफाक से सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से अपनी माँ के बारे में सोचकर बहुत रोने लगता है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम की वजह से मेरी माँ को इग्नोर किया। काश उस रात मैं अपनी माँ के साथ होता तो ये हादसा पेश नहीं आता। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।